कलरफुल क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम एक अच्छा और अहम टॉपिक लेने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे बॉटनी। मतलब बॉटनी क्या है सबसे पहले, क्योंकि अपन बहुत सारी चीज़ों में या अपन देखते हैं आपके हर जगह पर हर फील्ड में कहीं ना कहीं जब आप साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक या कोई एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो बॉटनी के आपके टॉपिक आते हैं। तो बॉटनी के बारे में अपन स्टडी करेंगे इसमें। ये सीरीज़ जो है लगातार आती रहेगी। तो अपन जो बॉटनी के जो मुख्य जो टर्म है बॉटनी, ये कहाँ से आया, इसकी जनरल हिस्ट्री क्या है, या अपन इसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे। तो बॉटनी जो टर्म है दोस्तों, बॉटनी का अगर अपन बात करें कि ये टर्म कहाँ से आया, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो ये टर्म ग्रीक भाषा के जो टर्म है, जो शब्द है बोटेन से आया है। बोटेन का जो मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रास। ठीक है दोस्तों, या कह सकते हो हर्ब। ठीक है, यानी कि ऐसे छोटे छोटे पौधे या पादप कह सकते हो आप, प्लांट। ठीक है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट को अपन क्या बोलते हैं, बॉटनी या फाइटोलॉजी। क्या बोलेंगे, फाइटोलॉजी। ठीक है, यानी कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी क्या है, इनकी मदर है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, इनकी मदर है, मतलब इनकी माता जी है बायोलॉजी, जिनकी दो पुत्रियां हैं, एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो जो बॉटनी है, बॉटनी में अपन प्लांट्स का स्टडी करते हैं, और जूलॉजी, जूलॉजी में जू जो टर्म है, इस टर्म का मतलब होता है मोटाइल। मोटाइल यानी कि गतिमान। ठीक है, यानी कि चलने फिरने वाले। तो अपन देखते हैं जंतु, जीव जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, चलने फिरने वाले होते हैं। तो इसलिए इनके अंदर जीव जंतु यानी कि जंतु विज्ञान इसे बोलते हैं। इसको बोलते हैं बॉटनी, यानी ग्रास से टर्म लिया गया है, तो इसको बोलेंगे अपन वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान इसको अपन बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर अब अपन यही नहीं कि भाई पेड़ पौधे हैं, हम पेड़ पौधों या प्लांट की उन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो उसकी फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं अपन, उनकी टिश्यू यानी कि मॉर्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी यानी कि उसकी पूरी स्टडी करते हैं। इसी तरह उनका टेक्सोनॉमी स्टडी करते हैं, और उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन है ना, कौन से हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, ठीक है, कुछ हर्बल प्लांट होते हैं, तो सभी चीज़ों की अपन स्टडी करें। तो पूरी प्लांट जगत के अंदर, जैसे अब कुछ फसली पौधे होते हैं, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, तो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो जो बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी जो है, ये थियोफ्रस्टस जो है, थियोफ्रस्टस जो वैज्ञानिक थे, यानी दार्शनिक थे कह सकते हो आप, जो किसके स्टूडेंट थे, अरस्तु के, एरिस्टोटल जो थे। ठीक है, तो जो एरिस्टोटल थे, अरस्तु थे, अरस्तु के क्या थे, ये स्टूडेंट थे जिन्होंने बॉटनी के बारे में ज़्यादा मतलब डिटेल से उनके जो टर्म एंड कंडीशन थे उसके बारे में बताया। और ये फादर ऑफ बायोलॉजी है वो एरिस्टोटल, अरस्तु थे, सब जानते हैं। ठीक है, उन्होंने जूलॉजी के बारे में भी टर्म दिए थे, जूलॉजी। तो इसी तरह जो बॉटनी है वो वनस्पति जात के बारे में बताती है। अब वनस्पति जात या प्लांट होता क्या है, कैसे अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि जैसे बॉटनी, अब बॉटनी में प्लांट जो है, प्लांट एनिमल से कैसे डिफरेंस रखता है, मतलब इनको अलग अलग क्यों रखा गया, कैसे पता चला कि भाई ये प्लांट है, ये एनिमल है, कैसे। तो अपन ने एक देखा ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल तो होते हैं। अब प्लांट भी मोटाइल होते हैं, अपन देखते हैं कि वो मतलब उनकी हाइट भी बढ़ती है, या वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह किसी प्लांट के सहारे से वो बढ़ते जाते हैं। तो ये मूवमेंट तो इनके अंदर भी देखने को मिलते हैं, मतलब पादप के अंदर भी गतियाँ होती हैं। तो इनको अपन जूलॉजी के अंतर्गत क्यों नहीं रखा, तो अपन क्या देखते हैं कि इनके अंदर एक चीज़ पाई जाती है जो विशेषता रखती है। इसके अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन क्लोरोफिल पिगमेंट। ऐसे जंतुओं के अंदर भी अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं, मगर प्लांट्स के अंदर एक विशेष तरह का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल पिगमेंट कहते हैं। ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, ये जो टर्म आया है, ये टर्म है क्लोरोस। क्लोरोस का मतलब ही होता है ग्रीन। और फाइलम, फिल यानी कि फाइलम, फाइलम जो टर्म है इसका मतलब होता है पत्ती। ठीक है, तो अपन बोलते हैं पर्णहरित, इसको बोलते हैं पर्णहरित। इसका मतलब क्या है कि ये एक पिगमेंट है, ये पिगमेंट जो है किन में पाया जाता है, पत्तियों में देखने को मिलता है, ज़्यादातर पत्तियों में पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं पर्णहरित पिगमेंट, पर्णहरित वर्णक। ये जो वर्णक है ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है पत्तियों को, मतलब पौधों को, जंतुओं को अलग करने में। ये जो वर्णक है, ये वर्णक पाया जाता है एक कोशिकांग में। ठीक है, एक सेल ऑर्गेनेल होता है,
सेल ऑर्गेनेली जो होता है कोशिकांग होता है, इस कोशिकांग को बोलते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ये पिगमेंट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पिगमेंट होने की वजह से प्लांट जो है कैसे कलर के दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। इसी वजह से क्या होती है, इनके अंदर एक रिएक्शन होती है दोस्तों, तो वो रिएक्शन जो है उसको बोलते हैं अपन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का फोटोन, फोटोन क्या होते हैं, लाइट या प्रकाश के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उन फोटोन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। मतलब अपन क्या देखते हैं कि एक रिएक्शन होती है जिसमें लाइट एनर्जी को क्या बोलते हैं, किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एक तरह से क्या है, ये मशीन है, एक ये इक्विपमेंट है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है। अब कन्वर्ट करने के लिए इनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल के अंदर इनको CO2 चाहिए और H2O चाहिए। ठीक है, तो इसको ये एक रिएक्शन, ठीक है, ये लाइट की प्रेजेंट में होता है और क्लोरोफिल चाहिए इनको। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एक कार्बनिक प्रोडक्ट बनाएगा जिसे अपन बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ में को प्रोडक्ट बनाएगा O2 और H2O। ठीक है, ये क्या होती है, गैस के फॉर्म में रिलीज होती है। तो अपन क्या देखते हैं कि ये एक रिएक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो ये रिएक्शन जो है प्लांट के अंदर ही होती है और इसके लिए क्लोरोफिल प्रेजेंट होना जरूरी है। तो क्लोरोफिल इस तरह की रिएक्शन कर रहा है जिसमें क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज क्या है, एक फूड मटेरियल है। ठीक है, एनर्जी का एक सोर्स है। ठीक है, एनर्जी की इकाई है, यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये कह सकते हैं अपन ग्लूकोज को। तो ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ बन रहा है, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको प्लांट भी अपने लिए यूज़ करता है और दूसरे एनिमल्स भी इसको यूज़ करते हैं। इसी से उस सभी को एनर्जी मिलती है। अब इसका जो यूज़ कर रहे हैं अपन, इसको यूज़ करने के लिए इसको अपन मतलब इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, इसको वापस ब्रेक डाउन होगा। ये यहाँ से बन गया और ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको वापस से ब्रेक डाउन करने के लिए, तो ब्रेक डाउन करने के लिए अपन को क्या आवश्यक होता है, ऑक्सीजन आवश्यक होता है। तो ऑक्सीजन के साथ में जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वापस से क्या बनता है, CO2 प्लस जल बनता है। मगर ये जिस ऑर्गेनेली के अंदर बना है, जिस कोशिकांग के अंदर बना है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर बना है, मगर ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में नहीं होती, ये किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का रिएक्शन, तो अपन क्या देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, यानी कि रेस्पिरेशन में ये भाग लेता है। तो कोशिका के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। तो अपन क्या देखते हैं कि ये अंतर है, क्लोरोप्लास्ट जिस सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि ग्लूकोज बन रहा है और इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज अपघटित हो रहा है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। तो एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होता है और प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन की क्रियाएं जो है पौधे भी करते हैं और जंतु भी करते हैं। मगर क्लोरोप्लास्ट जो है अधिकतर प्लांट्स के अंदर ही होता है, कुछ एक्सेप्शन है एनिमल्स के अंदर, यूग्लिना वगैरह, तो उनके छोड़कर बाकी सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है ओनली फॉर प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ये क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इसी एक की वजह से ही अब प्लांट क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ हो जाएंगे। प्लांट क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफ, यानी कि ये स्वपोषी हो जाएंगे। स्वपोषी का मतलब क्या है, जैसे अपन ने पढ़ा है कि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, मतलब बनाने का मतलब क्या है, ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद का खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। अपन खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे, अपन क्या करते हैं, प्लांट्स से रिलेटेड, यानी कि अपन या तो अपन किसी के बीज, यानी कि जैसे गेहूँ दान, जैसे अपने बाजरा है, मक्का है या चावल है, ये क्या है, प्लांट्स की सीड है। सीड को अपन क्या करेंगे, पीसेंगे या किसी भी तरह से उनको यूज़ करेंगे, मतलब तो वो प्लांट से ही अपन को क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। ऐसे ही अपन सब्जियाँ वगैरह है, ये भी प्लांट्स के फ्रूट्स से या उनकी लीव्स है या उनके पार्ट्स होते हैं, कोई से भी पार्ट्स हो सकते हैं। तो इस किसी न किसी तरीके से अपन प्लांट पे डिपेंड है। मगर प्लांट जो है ये किस पे है, सनलाइट पे डिपेंड है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर रहा है। मगर ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्लांट तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, मगर कुछ पैरासाइट होते हैं, कुछ सेप्रोफाइट भी होते हैं, कुछ एपीफाइट होते हैं। तो बहुत तरह के प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो अपने जो संसार है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। तो प्लांट जो है ये मुख्य डिफरेंस रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब एक कोशिकांग, एक छोटा सा कोशिकांग ही इसको प्लांट मतलब जंतु जगत से पूरा अलग कर दिया है इसको। तो इसके बहुत सारे कैरेक्टर इसके अंदर नए आ जाएंगे, जैसे इनका कलर आ जाएगा, इनके अंदर वो मतलब फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बन रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है इनके अंदर आ जाएगी। तो ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे ये। अब ऑटोट्रॉप्स होंगे तो इसके अंदर अलग तरह की इनको अलग तरह की जो रिक्वायरमेंट हो जाएगी और इनके प्रोडक्शन अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो है इनको डिफरेंट अलग अलग करती हैं। अब ऐसे प्लांट क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में मतलब इनको अलग तरीके से ये उगते हैं या अलग तरह का इनका व्यवहार है। तो इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। ऐसे इनके अंदर वैक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो है एनिमल से इनको अलग करते हैं।
तो अपन क्या देखते हैं कि प्लांट जो है बहुत सारी चीज़ों में एनिमल से अलग अलग हैं, मगर अब इनके अंदर भी बहुत सारी वेराइटी है या वेरिएशन है। अपन देख सकते हैं जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे वेरिएशन है। वेरिएशन कैसे है, जैसे अपन देखते हैं कि अपन जैसे एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर मानते हैं अपन, तो प्लांट्स के अंदर ही एल्गी को रखा गया है, इसको ही फंजाई को भी प्लांट्स के अंदर रखा गया है। अब ऐसा क्यों रखा भाई, इनको फंजाई को एनिमल्स में क्यों नहीं रखा? तो इसका एक रीज़न क्या है कि अपन क्या देखते हैं कि फंजाई जो है इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल किसका कैरेक्टर है, प्लांट का कैरेक्टर है, प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है। तो इस तरह से इनके अंदर जो एल्गी है, फंजाई है, इनको भी, तो इन दोनों को अपन माने तो इसको थेलोफाइट्स बोल सकते हैं अपन, ठीक है, थेलोफाइट्स। थेलोफाइट्स का मतलब क्या, थैलस के समान प्लांट, ठीक है, उनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलस है। और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। फाइटोन जो टर्म है उसमें फाइट्स से लिया गया है, उसका मतलब होता है प्लांट। तो जो थेलोफाइट्स है, अब थेलोफाइट्स के बाद में आपके जो है जैसे ब्रायोफाइट आ गया, ठीक है, ऐसे ही आपके टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, फिर आपके जिम्नोस्पर्म है, फिर एंजियोस्पर्म है। उसके बाद में एंजियोस्पर्म के दो पार्ट हैं, एक तो डाइकोटिलेडन और एक मोनोकोट, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स जो है मतलब इसको भी बहुत सारे भागों में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि उनके जो अंदर जो कैरेक्टर थे या उनका जो मॉर्फोलॉजी थी या हैबिट था, उनका जो हैबिट, तो इस हैबिट के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग भागों में या उनके एवोल्यूशन के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। अब अपन देखते हैं कि जैसे बैक्टीरिया है या वायरस है, तो उनकी भी स्टडी की जाती है यहाँ पे। जैसे कुछ वायरस की भी स्टडी की जाती है, बैक्टीरिया की भी स्टडी की जाती है। अब ऐसे ही आप देखते हैं कि जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी की भी स्टडी इसी के अंतर्गत करते हैं। अब एल्गी से एल्गी अपन ने लिख दिया, मगर ब्लू ग्रीन एल्गी को मैंने अलग क्यों रखा, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, जबकि एल्गी की सेल जो होती है यूकैरियोटिक सेल होती है, तो इनको अपन अलग से स्टडी करते हैं। ऐसे ही आपके जैसे माइकोप्लाज्मा, जिसमें जो प्लांट के अंदर जो माइकोप्लाज्मा या प्लांट से रिलेटेड जो माइकोप्लाज्मा होती है उसे फाइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं, ठीक है, फाइटोप्लाज्मा। तो फाइटोप्लाज्मा जो शब्द है ये फाइटोन से आया, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। तो फाइटोप्लाज्मा यानी प्लांट से अंदर या प्लांट के अंदर परजीवी के रूप में रहने वाली जो माइकोप्लाज्मा होती है उसे बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये तो इनकी इवोल्यूशन के बेस पे है। अब इनके अंदर अलग अलग ब्रांचेज हैं, शाखाएँ हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर को प्लांट है तो उनके बारे में अपन स्टडी करते जाते हैं। तो जो बॉटनी है, बॉटनी का जो क्राइटेरिया है अब मतलब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। जैसे जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के अंदर भी अपन इनकी स्टडी करते हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी अपन देखते हैं कि जो प्लांट है, अब प्लांट का GMO यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है तैयार करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो कम उपज दे रहे हैं, तो उसको अपन क्या करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं, और उससे क्या होती है ज़्यादा उपज मिलने लग जाती है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जैसे डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट होते हैं या इम्यून मतलब जिसमें अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाए, तो इस तरह के अपन प्लांट को भी तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो है बॉटनी की जो है या टिश्यू कल्चर अपन देखते हैं, तो टिश्यू कल्चर के अंदर भी अपन देखते हैं कि अलग अलग टिश्यू कल्चर करके प्लांट जो है तैयार किए जाते हैं। तो बहुत सारी जो ब्रांचेज हैं बॉटनी के अंदर हैं, मगर अपन जो इसमें स्टडी करेंगे जो उनका मॉर्फोलॉजी या इनकी जो है एनाटॉमी है या इनके बारे में अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है अपनी चलती रहेगी। अब इसके अंदर जो है अपन एक नॉर्मल प्लांट अपन देखते हैं कि एक प्लांट जो है उसकी मतलब ग्रोथ या वो मतलब एक नॉर्मल जो प्लांट है, यानी कि अपन एक एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करेंगे। एक एंजियोस्पर्म प्लांट जो है उसके अंदर दो तरह के प्लांट होते हैं, मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट। तो अपन देखेंगे कि इनकी जो मतलब इनकी जो ग्रोथ होती है या इनका जो मतलब एक तरह से क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन जो होता है, ये जो इनकी जो ग्रोथ होती है वो किस तरह से होती है, अपन उसको स्टडी करेंगे। तो अपन क्या देखते हैं, एक नॉर्मल बात करते हैं अपन कि जैसे आप देखते हैं कि दो तरह के सीड लिया आपने, ठीक है। जैसे अपने डायग्राम में दो तरह के सीड देखे हैं आपने, तो दो तरह के सीड है, एक तो डाइकोट प्लांट है, सॉरी आपने दो तरह के सीड लिए हैं। अब इस सीड से अपन को पता चल रहा है कि ये क्या है, डाइकोट प्लांट और ये मोनोकोट प्लांट का सीड है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जब इनकी एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं जर्मिनेशन स्टेज, ठीक है दोस्तों, जर्मिनेशन या अंकुरण।
अंकुरण जब होता है, अंकुरण कब होता है? अब देखो अलग अलग प्लांट्स के अंदर अंकुरण जो होता है उसकी प्रोसेस अलग अलग होती है और उनका टाइमिंग भी अलग अलग होता है। कुछ प्लांट कुछ दिनों के अंदर ही अंकुरण की प्रक्रिया करते हैं, और कुछ प्लांट जो होते हैं कुछ वर्ष लगा देते हैं, कुछ साल या कुछ मंथ लगा देते हैं। तो अलग अलग पौधों के अंदर अंकुरण की प्रक्रिया अलग अलग। तो जब बीज बनने के बाद, बीज बनने से लेकर बीज के अंकुरण तक, यानी कि उनके जो बीच में जो ड्यूरेशन रहा है उसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी। ठीक है, पादप प्रसुप्ति या बीज प्रसुप्ति बोल सकते हो आप। तो बीज प्रसुप्ति मतलब क्या है? बीज के अंदर क्या है, किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं आ रही, अंदर तो मेटाबॉलिक क्रियाएं चल रही है। जो अंदर इनके अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो होने की वजह से उनके अंदर क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जारी है, धीरे धीरे स्लो मतलब कंडीशन में, यानी कि इसके अंदर जो है छोटा बच्चा जो है अंदर पनप रहा है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और अपन देखते हैं, अपन पढ़ते भी है, एंडोस्पर्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष क्या करता है, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अपन क्या देखते हैं, प्रकृति के अंदर अपन बीजों और फलों पर निर्भर हैं। जो जीव जंतु हैं, फलों, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के फलों और बीजों पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं। जैसे आप देख सकते हो कि आप अनाज के रूप में बीज, मतलब आपके जो गेहूँ हैं, मक्का है, चावल है, ये सब क्या है, बीज है, सीड है। ये इनका पाउडर, यानी कि आप आटा जिसे बोलते हैं, पाउडर बना के यूज़ करते हो, या डायरेक्ट ही उबाल के जैसे चावल वगैरह को खाया जाता है, या फिर और भी चीज़ें जैसे आपके दालें क्या हैं, बीज हैं। ठीक है, इसी तरह सब्जियां क्या है, फ्रूट्स में आती है, कुछ इसकी मूल वगैरह भी है, लीव्स भी है, मगर ज़्यादातर फ्रूट्स होते हैं। या आपके जो फल होते हैं, फल भी क्या है, एक तरह से फल जो अपन खाते हैं ये भी क्या है, प्लांट्स के फ्रूट हैं। ऐसे ही आप क्या देखते हैं कि जैसे आपने ऑयल यूज़ किया, ऑयल जैसे आपने यूज़ किया, कोकोनट का ऑयल होता है, या आपके ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली का ऑयल है, सरसों का ऑयल है, तो ये सबसे, सोयाबीन है, ये क्या है, सीड से निकाला गया ऑयल है, यानी कि सीड से ही ऑयल का निर्माण हो रहा है। इसी तरह मसाले हैं, मसाले भी इसी तरह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके जो अपन मतलब अपने जीवकोपार्जन, यानी कि अपन जीवन के अंदर जीने के लिए नॉर्मल जो अपन को ऊर्जा चाहिए, या अपन साधारण जीवन जीने के लिए, या अपन देख सकते हैं कि जैसे अपने ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी क्या होते हैं, अधिकतर सब सीड्स होते हैं। तो सीड्स जो है, इनके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में होता है। उस ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन होने की वजह से अपन उस न्यूट्रिशन को आसानी से, मतलब अपने लिए वो अवेलेबल हो जाता है, एक जगह इकट्ठा रहता है, अपन उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो अपन को क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाता है। तो इस तरह से अपन क्या देखते हैं कि जो बीज होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के, या फ्रूट्स जो होते हैं वो बीज इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं, अब जैसे जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के बाद में अपन क्या देखेंगे, एक वाइट कलर की इस तरह की संरचना जो है सीड कोट को चीरती हुई बाहर निकलेगी, या तोड़ते हुए बाहर निकलेगी, और एक तरह की संरचना बनेगी। इसी तरह मोनोकोट के अंदर भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसको अपन बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको, रेडिकल, यानी कि मूलांकुर। ये मूलांकुर जो है, अंकुरण के समय आपको वाइट कलर के धागे नुमा संरचना दिखाई देती है। जैसे आप कभी कभी दालों को स्प्राउट करवाते हैं, कहते हैं ना अंकुरित दालों का सेवन करना चाहिए, तो अंकुरित दालों में जो वाइट कलर की संरचना दिखाई देती है धागे समान, वो होती है रेडिकल, जिसे मूलांकुर बोलते हैं। जब मूलांकुर, अब कुछ समय बाद में अपन क्या देखते हैं, ये आगे की प्रोसेस होती है। मूलांकुर क्या करता है, ज़मीन में स्थायित्व प्रदान करके एक इस प्लांट को क्या करता है, ज़मीन से बाहर निकालता है। ठीक है, इसमें 2 तरह की पत्तियां दिखाई देगी आपको, और इसमें क्या होगा, ये मूलांकुर निकलेगा, मगर इसमें एक पत्ती निकलेगी। तो जब प्लांट्स के अंदर अपन देखते हैं कि अगर 2 तरह की पत्तियां निकल रही हैं तो उसको बोलते हैं डाइकोट प्लांट, और जब एक पत्ती निकल रही है तो उसको बोलते हैं मोनोकोट प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जब जर्मिनेशन, अंकुरण होते हैं, तो पत्तियां की संख्या के आधार पर अपन इसको बोल सकते हैं डाइकोट और मोनोकोट। मगर अपन देखते हैं कि भाई जैसे आपने प्रकृति में देखा, आपके आसपास जो प्लांट है वो मोनोकोट है या डाइकोट है, अब उसके बीज के आने का इंतजार तो आप नहीं करेंगे, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इसलिए अपन आगे स्टडी करेंगे, पता चल जाएगा अपन को किस तरह से मोनोकोट होते हैं और डाइकोट होते हैं। तो अब जैसे अंकुरण हुआ, तो अंकुरण में आपने देखा इसमें क्या बन गया, अब एक लीव्स के समान संरचना बन गई। तो ये तो हो गई कोटिलीडन। ठीक है, अब इसमें 2 हैं तो दोनों कोटिलीडन हो गए, और इसमें एक सिंगल कोटिलीडन है। ठीक है, और ये रेडिकल हो गया। अब रेडिकल के साथ में एक जो ऊपर की तरफ संरचना बन रही है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक संरचना बन रही है, इसको बोलते हैं प्ल्यूमूल। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर की तरफ बन रही है प्ल्यूमूल। तो रेडिकल और प्ल्यूमूल, इन दोनों की जो मध्य वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे होता है एम्ब्रियो। ठीक है, ये एम्ब्रियो या एम्ब्रियो, यहाँ पे भी इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट हुआ। तो ये जो एम्ब्रियो है, इन दोनों के, इसके ऊपर भाग होता है, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और इसके जस्ट नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल। ठीक है दोस्तों, तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल ये संरचनाएं जो है इसके अंदर देखने को मिली। तो इस तरह से अपन क्या देखते हैं कि
यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन गए अंकुरण के समय। अब अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही ये प्ल्यूमूल है, ये प्ल्यूमूल जो है, प्ल्यूमूल डेवलप होगा, प्ल्यूमूल डेवलप करके क्या बनाएगा, सूट बनाएगा। सूट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, आपकी लीफ होती है और ब्रांचेज, ठीक है, और स्टेम होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर देखना होती है। तो लीफ, ब्रांचेज एंड स्टेम, इसको बोलते हैं सूट। तो प्ल्यूमूल क्या बनाएगा, सूट बनाएगा। और रेडिकल क्या बनाएगी, रेडिकल, अब देखो डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जो रेडिकल होती है वो आगे क्या करती है, फर्दर डेवलप होकर वो क्या बनाती है, रूट बनाती है। अब रूट क्या है, अगर रेडिकल से बनी है, ठीक है, रेडिकल से ओरिजिनेट है उसका, तो उसको बोल देंगे टेप रूट। मगर क्या होता है कि मोनोकोट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर रूट क्या होती है, कुछ टाइम तक ये रहती है रेडिकल, और प्राइमरी रूट, जैसे प्राइमरी रूट बोलेंगे इसको, प्राइमरी रूट बोलेंगे। तो ये प्राइमरी रूट कुछ समय तक रहती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इससे जो बनने वाली रूट होती है वो एडवांस टीसीएस रूट होती है, एडवांस टीसीएस रूट होगी, अपस्थानिक मूल बोलेंगे उसको। और ये अब धागे के समान, रेशे के समान एक समान होती है, तो इसको बोलते हैं फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस रूट। तो मोनोकोट प्लांट के अंदर डाइकोट प्लांट में क्या डिफरेंस आ गया, ये फाइब्रस रूट बनती है, उसमें ये बनती है। अब अपन क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जलोद्भिद पौधे होते हैं, अपन को पता है कि जो रूट है, रूट का काम क्या होता है, रेडिकल का काम क्या होता है, एक तो प्लांट को क्या करती है, जमीन पर स्थिर रखती है, मतलब रोक के रखती है। दूसरा क्या कहते हैं, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ऊपर तक पहुंचाती है। तो अब अपन क्या देखते हैं, हाइड्रोफाइट्स है, जलोद्भिद जो पौधे होते हैं उनमें पानी तो पहले से अवेलेबल है और उनको एक लिक्विड मीडियम अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे, मतलब एक तरह से फ्लोटिंग कर लेंगे, मगर वो गिरेंगे तो नहीं, ठीक है, तो पानी अवेलेबल है, गिरेंगे भी नहीं। तो दोनों चीज़ अवेलेबल होने की वजह से उनके अंदर जो है रेडिकल नहीं बनकर, अंकुरण के समय रेडिकल नहीं बनकर क्या बनता है, प्ल्यूमूल बनता है। जैसे आपके कमल के अंदर या लोटस के अंदर देखते हैं, जो मतलब अधिकतर जो हाइड्रोफाइट्स होंगे उनके अंदर किसका निर्माण होगा, सबसे पहले प्ल्यूमूल का निर्माण होगा, उसके बाद में रेडिकल का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसलिए क्यों, जिसका मैंने कारण बता दिया आपको, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पानी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से जलोद्भिद पौधों के अंदर क्या, किसका निर्माण हो रहा है, पहले प्ल्यूमूल का निर्माण होगा। जबकि जो मिट्टी पे उगने वाले जो पौधे होते हैं, समुद्रविद पौधे होते हैं, तो उनको टेरेस्ट्रियल जो प्लांट होते हैं उनमें क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा सबसे पहले, ठीक है। तो इन चीज़ों का निर्माण होता है। फिर अपन आगे बात करें तो जब यहाँ तक इसका डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो सूट और रूट के अंदर अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल, जैसे आपके टेप रूट बनी और ऊपर सूट बन गया, जिसमें ब्रांचेस बन गई, कुछ पत्तियाँ बन गई, तो इस तरह की जो ग्रोथ आती है इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। जब प्लांट नॉर्मल कुछ पत्तियां और नीचे जड़ नॉर्मल का निर्माण कर लेता है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ में अगर इनके अंदर पत्तियां, शाखाएं यही बन रही है तो इसको बोलेंगे वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। अगर इनके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है और उसके बाद में क्या बनने लग गए, फ्लावर बनने लग गए, ठीक है, पुष्प का निर्माण होने लगा, तो इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक है। यानी कि ऐसी अवस्था जहाँ पे क्या, जनन अवस्था बोल सकते हैं आप, इसको बोलेंगे जनन अवस्था या जननिक वृद्धि, जननिक वृद्धि। तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जननिक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। दो तरह की ग्रोथ होती है, किस आधार पर, अगर पौधों के अंदर कायिक भागों का निर्माण हो रहा है, पत्तियों का, शाखाओं का, तनों का, नॉर्मल ब्रांच का, तो उसको बोलेंगे अपन कायिक वृद्धि। अगर इसके अंदर फ्लावर बनना स्टार्ट हो गए, जो कैसे हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, सूट जो है मॉडिफाइड हो जाता है, तो उसको बोलेंगे अपन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अब मैंने बताया था प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ क्या है, एक नॉर्मल सामान्य जो है देखने को मिलती है कि सामान्य वृद्धि हो गई, यानी कि उसमें तना बन गया, उसकी शाखा बन गई, पत्ती बन गई, मगर वो लंबाई में बढ़ गया। मगर जब उसकी मोटाई में वृद्धि होती है, ठीक है, मोटाई की वृद्धि किस में होगी, अधिकतर डाइकोट प्लांट्स में होती है, मोनोकोट प्लांट्स में कम देखने को मिलती है। मगर जब उसकी मोटाई में, यानी कि उसकी वृत्त में वृद्धि होगी, व्यास उसका बढ़ेगा तने का, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ में अपन क्या देखते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ किस वजह से होती है, तो कैम्बियम की वजह से होती है, ठीक है। कैम्बियम जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होने की वजह से इसमें क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ है। तो सेकेंडरी ग्रोथ है मतलब क्या, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। तो अब मोनोकोट प्लांट में तो ऐसा होता ही नहीं है, कैम्बियम मतलब कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो जाइलम फ्लोएम जो है, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम नहीं बनेंगे, तो यानी कि उसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो इसकी वजह से इनके जो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं,
और जबकि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो इसको क्या होंगे, इसको क्या अपन क्या बोलेंगे, ओपन वेस्कुलर सिस्टम बोलेंगे। तो इस तरह से इनके अंदर अपन नॉर्मल चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। अब अपन आगे बात करें कि ये तो हो गई आपकी सेकेंडरी ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ। अब अपन क्या देखते हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई, मतलब उसमें शाखाएं वगैरह बन गई। अब ये जो ग्रोथ होती है, अब इसमें मैंने बताया कि भाई नॉर्मल ग्रोथ हो गया। अब कुछ एनुअल प्लांट है तो उसमें 1 साल में हो जाएगी, कुछ बाइनियल मतलब 2 साल के हैं तो 2 साल में हो जाएगी, कुछ पेरेनियल यानी बहुवर्षीय तो उनमें बहुवर्ष के अकॉर्डिंग मतलब उनके अंदर ग्रोथ होती रहेगी या उसमें समय लगेगा। तो ऐसे ही अलग अलग प्लांट्स के अंदर जो है अलग अलग तरह की जो ग्रोथ है वो अलग अलग टाइम लेती है, ठीक है। मगर एक अपन नॉर्मल बात करें कि प्लांट की, तो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या होगा कि जैसे मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट प्लांट में क्या बनेंगे आप देखेंगे, उसके अंदर पर्वसंधियाँ मतलब नोड इंटरनोड बन जाएंगे, ठीक है। और ये जैसे एडवेंटिशियस रूट बन जाएंगे। अब उसके अंदर जो लीफ होती है वो इस तरह से लगी रहती है, ठीक है दोस्तों। अब इनमें क्या पाया जाता है, इनका जो सिरा विन्यास है, ठीक है, इनके अंदर जो वेनेसन है वो क्या होता है एकदम बराबर मात्रा में, मतलब एकदम जैसे अपने आपको यहाँ आप एक लीफ देखेंगे तो लीफ जो है उसके अंदर जो वेन होती है वो एकदम जब जहाँ से जैसे यहाँ से लगी हुई है तो यहाँ से इसकी जो वेन है वो एकदम बराबर लाइन में लगती है, पैरेलल, ठीक है। तो इनका जो सिरा विन्यास है इसको बोलते हैं समांतर, समान अंतर का सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, पैरेलल, पैरेलल मतलब एक साथ में एक के साथ साथ में चलने वाला पैरेलल जो है वेनेसन पाया जाता है। जबकि अपन डाइकोट प्लांट की अपन देखते हैं तो डाइकोट प्लांट क्या होता है, जैसे मान लो ये प्लांट है कोई, तो इसमें रूट आ गई, तो रूट क्या बनी, टेप रूट है मान लो। अब टेप रूट में क्या होगी, प्राइमरी रूट। अब ये तो प्राइमरी रूट हो गए, अब इससे जो बनी ये सेकेंडरी रूट हो गई, इससे टर्सरी रूट हो गई। तो इस तरह से ये रूट सिस्टम बन गया। अब इसमें जो है मान लो ये इधर ब्रांच बन गई, ठीक है। और इसमें लीव्स मान लो लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देखोगे, जो पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या देखोगे आप, इस तरह से पत्तियां हैं। अब देखो पत्तियों में पेटियोल है मतलब पर्णवरंत है, जो कि अब जैसे इसमें पर्णवरंत नहीं है तो मोनोकोट में पर्णवरंत नहीं होता है, इसमें पर्णवरंत होता है। अब पैरेलल, अब इसमें देखोगे एक तो मेन वेन है, अब मेन वेन के बाद में इसमें यह इस तरह से साइड में से ये निकली हुई है। अब साइड में से भी इसमें भी इस तरह से मतलब, अब फिर ये यहाँ पे और बढ़ जाएगी, फिर यहाँ से ये बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इसमें क्या बन गई, एक जाली नुमा संरचना बन गई, मतलब ये जाली सा बना लेगी, ठीक है। तो ये जो जाली बना रही है तो इस तरह से इसको बोलेंगे रेटिकुलेट, ठीक है। जाली, रेटिकुलेट जो शब्द है वो जाली से लिया, मतलब जाली उसका मतलब ही होता है जाली। तो जो रेटिकुलेट है तो इसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक है। जाली का अवध सिरा विन्यास, तो जाली का अवध सिरा विन्यास जो, अब देखो मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट में आप ये सामान्य एकदम से अंतर कर सकते हो कि ये मोनोकोट है ये दो। आपको सीड को देखने की जरूरत नहीं है, सीड को देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, सीड के आने का आप इंतजार नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बता देंगे ये मोनोकोट प्लांट की लीफ है, ये डाइकोट प्लांट की लीफ है। फिर भी नहीं बता पा रहे हैं तो आप उसमें देखिए कि पत्तियां लगने का जो सीक्वेंस है वो किस तरह से, फिर भी नहीं बता रहे तो आप उसमें देखिए कि इस तरह से उसकी मोटाई तने की। आप उसमें देखो ब्रांचेज हैं, शाखाएं, इसमें शाखाएं नहीं होती, मोनोकोट प्लांट में जो है शाखाएं नहीं होती है। जितने भी आपके जो फसली पौधे हैं जिसमें आप जैसे अनाज की जो होते हैं, गेहूँ के देख लो, बाजरे के देख लो आपके, तो ये जो है इनके अंदर शाखाएं नहीं बनती। या केले के देख लो, केलों में कहाँ शाखाएं बनती। तो इसी तरह आपके और भी जैसे खजूर का है, खजूर के अंदर भी मोनोकोट प्लांट है खजूर, तो शाखाएं कहाँ होती है मगर जैसे आम है डाइकोट प्लांट है, आपके सरसों है डाइकोट प्लांट है, ऐसे ही। तो इनके अंदर बहुत सारे में शाखाओं में बटे हुए रहते हैं, ठीक है। पत्तियां जो है इनमें पर्णवरंत पाया जाता है। अब आप कहोगे कि सर आँख जो होता है आंकड़ा, उसके अंदर पर्णवरंत नहीं होता है, मगर उसकी जो पत्तियां हैं वो तो उसके अंदर तो जालिका का सिरा विन्यास है, तो उससे भी आप पहचान सकते हो, ठीक है। उसमें शाखाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है उनको अपन अंतर करके बता सकते हैं कि मोनोकोट है या डाइकोट। अब ये तो हो गई वेजिटेटिव ग्रोथ। अब वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद अब इसमें जैसे फ्लोरिंग, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आएगी तो फ्लोरिंग होगी, पुष्प बनेगा। अब एक सामान्य पुष्प जो होता है उसमें 4 मुख्य चक्र होते हैं, ठीक है। 4 मुख्य चक्र होते हैं। 4 मुख्य चक्र क्या होते हैं, अब सबसे बाहर की तरफ तो क्या पाए जाते हैं, सेपल, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, केलिक्स बोलते हैं, ठीक है। इनके पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, केलिक्स। फिर अंदर वाला होता है पेटल, ठीक है, इनको बोलते हैं कोरोला, ठीक है। उसके बाद में आपके पास स्टेमेन, जिसको बोलते हैं एंडोसियम। फिर उसके बाद में क्या है आपके कार्पल, ठीक है, स्टेमेन और कार्पल, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है। जैसे आपने लेडी डॉक्टर जो होती है उसको बोलते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट। तो गाइना जो शब्द है वो स्त्री या फीमेल से मतलब फीमेल को डिनोट करता है। तो गाइनोसियम, तो ये 4 मुख्य चक्र हैं। अब ये 4 पूरे चक्र होते हैं तो इसको कंप्लीट फ्लोर बोलते हैं। अगर 4 में से एक भी कम है तो इसको इनकम्प्लीट बोलेंगे। और अब देखो गाइनोसियम और एंडोसियम दोनों प्रेजेंट है तो इसको बाइलिंगुअल फ्लोवर बोलेंगे, यानी कि द्विलिंगी पुष्प है ये। और अगर
एंडोसियम ही है तो एक लिंगी, और जाइनोसियम ही है तो भी एक लिंगी। अब इसमें एक लिंगी कौन सा है, जाइनोसियम है तो फीमेल फ्लावर, एंडोसियम है तो मेल फ्लावर। तो ये इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। अब आप क्या देखते हैं कि जो जैसे ये जो पुष्प है, ये जो प्लांट है, इसको अपन, ये जो अवस्था है इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट अवस्था। ठीक है, स्पोरोफाइट यानी कि ऐसे प्लांट, स्पोर्स और फाइटोन, यानी कि ऐसे प्लांट जो क्या बनाएंगे, स्पोर्स को बनाएंगे। कब बनाएंगे, अपने जीवन के अंतिम समय में, यानी कि अपनी इनकी जो लाइफ साइकिल है या इनकी जो टाइम पीरियड है उसमें क्या बनाएंगे, ये स्पोर्स को बनाएंगे। जैसे अभी ये एंडोसियम है, एंडोसियम के यानी कि स्टामिन, स्टामिन के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये है फिलामेंट, ठीक है, ये कनेक्टिव, और ये होता है एंथर। ठीक है, परागकोश। एंथर जो होता है इसके अंदर आपने देखा होगा क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 2 लोब होते हैं, सॉरी इसके अंदर 2 लोब होते हैं और 4 चेंबर होते हैं, 1 2 3 4। तो लोब कितने हो गए इसके, 2 लोब हो गए। ठीक है, तो 2 लोब हो गए और 4 चेंबर होंगे। तो चेंबर में क्या बनते हैं, पोलन बनते हैं। तो इन पोलन को क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोस्पोर बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। तो जो स्पोर बना रहे हैं, यानी कि एंथर में क्या बनाए, स्पोर बनाए, तो ये स्पोर ही बनते हैं। तो स्पोर बनाते हैं तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसलिए स्पोरोफाइट बोलते हैं। ऐसे ही जो ओवेरी है, ठीक है, अब इसमें ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ठीक है, स्टाइल है, ये ओवेरी है। और ओवेरी में क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम यानी कि इसके अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, ये जो मेगास्पोर है, अब ये मेगास्पोर बन रहा है और यह माइक्रोस्पोर बन रहा है, तो मेगास्पोर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, तो इसलिए स्पोरोफाइट बोलते हैं। अब गेमेटोफाइट क्या है भाई, गेमेटोफाइट भी पढ़ते हो आप, स्पोरोफाइट भी पढ़ते हो। ठीक है, गेमेटोफाइट क्या है, तो गेमेट क्या है, अब जैसे अपन क्या देखते हैं, ये जो माइक्रोस्पोर है, ये जब यहाँ पे इस स्टिग्मा पे आएगा तो क्या करेगा, जर्मिनेट, ये भी जर्मिनेट होगा। अब देखो जब अपन ने यहाँ पे सीड को जर्मिनेट करवाया था, तो सीड किसका जर्मिनेशन हो रहा था, यहाँ पे स्पोरोफाइट बनेगा, है ना। जर्मिनेशन किसका कर रहा है, ये सीड पौधे का जर्मिनेशन कर रहा है जो स्पोरोफाइट अवस्था में है। तो इसमें स्पोरोफाइट, अब देखो यहाँ पोलन आया, इसने भी जर्मिनेशन किया। तो ये जो जर्मिनेट करेगा, पोलन है, 2 कोशिकाएं हैं, एक वेजिटेटिव, एक जर्म सेल है, 2 सेल है इसके अंदर, एक तो वेजिटेटिव सेल है और एक मतलब सोमेटिक सेल है, और एक जर्म सेल है। जर्म सेल जो है इसके अंदर तो गेमेट, इससे गेमेट बनेंगे और ये एक ट्यूब बनाएगी। ठीक है, ट्यूब बना लिया। अब ट्यूब बन गई, ये क्या हो गया, इसका जर्मिनेशन, पोलन का जर्मिनेशन। तो पोलन का जर्मिनेशन हुआ है, तो ये कौन सी अवस्था आ गई यहाँ पे, गेमेटोफाइट अवस्था। यानी कि ये जो प्लांट है, एक तरह से इसको वैज्ञानिकों ने क्या माना है, इसको एक प्लांट माना है जो क्या कर रहा है, मतलब ये एक तरह से ये जर्मिनेशन हो रहा है इसका, पोलन का। तो इन्होंने कहा कि भाई एक नई जनरेशन स्टार्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, और ये क्या बनाएंगे, वापस से जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके इसमें जो जर्म है, सेल है, वो क्या बनाएगी, 2 न्यूक्लियस मतलब डिवाइड हो जाएंगे इसमें, तो 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको मतलब क्या, ये बनाएगी गेमेट, 2 गेमेट बनाएगी। ठीक है, तो इनको बोलेंगे मेल गेमेट। ठीक है, ठीक है, नर युग्मक। तो ये 2 नर युग्मक बना रही है, तो इसलिए इसको बोलेंगे गेमेटोफाइट अवस्था। तो प्लांट्स के अंदर जो गेमेटोफाइट अवस्था है वो अपन को दिखाई नहीं देती है, वो एकदम सूक्ष्म होती है। तो इस वजह से अपन को गेमेटोफाइट अवस्था दिखाई भी नहीं देती और समझ में भी नहीं आती कि ये क्या गेमेटोफाइट अवस्था, स्पोरोफाइट अवस्था है क्या ये। तो ये इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि स्पोरोफाइट तो आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये प्लांट है, स्पोरोफाइट है, मगर स्पोर बन रहा है, स्पोर किसे, पोलन को स्पोर बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर क्या है, एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। अब एक सेल क्या होगी, बाद में डिवाइड होगी, डिवाइड होकर फिर क्या बना लेगी मतलब इसमें जो ओव्यूल है, ओव्यूल के जो अंदर जो सेल्स होती है, एक सेल्स बनती है और उसके अंदर बहुत सारी मतलब न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, जैसे ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, डिवाइडेशन होने के बाद में यहाँ पे बनेगी 3 सेल, ऊपर बनेगी 3 सेल, बीच में बनेंगे 2 पोलन। तो ये जो बीच में सेल है ये एक सेल है। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें एक सेल बन गई। तो गेमेट जो है, अब इसमें देखो जो मेगास्पोर है वो संख्या में एक है, कम है मतलब,
और बाकी के जो है इसके अंदर सहायक सेल हैं, जिसे सिनर्जिड सेल बोलते हैं। ये एंटीपोडल सेल है और ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये सिनर्जिड यानी कि सहायक सेल। तो ये जब ट्यूब है, ये ट्यूब जो है अंदर घुसती है तो यहाँ से घुसती है, और ये इसमें एक जो गेमेट है वो यहाँ पे फ्यूज होएगा, एक गेमेट यहाँ पे फ्यूज होएगा। तो यहाँ से तो 3 यहाँ पे न्यूक्लियस बन गए, तो इसको ट्रिप्लोइड अवस्था बोलेंगे, और इसको बोलेंगे यहाँ पे ये इससे फ्यूज होगा तो इसको बोलेंगे डिप्लोइड अवस्था। तो अब देखो, एक यहाँ फ्यूजन हुआ, एक यहाँ पे फ्यूजन हुआ, तो इसको बोलेंगे अपन डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन की अभिक्रिया हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अब धीरे धीरे ये तो बनाएगा एंडोस्पर्म, ये तो क्या बनाएगा एंडोस्पर्म, ठीक है, भ्रूणपोष बनाएगा, और ये बनाएगा जाइगोट। भाई दो न्यूक्लियस मिले हैं तो जाइगोट बनेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ही 2 न्यूक्लियस बने, तो यानी कि इसकी गेमेटोफाइट अवस्था है ना, ये यहीं पे जैसे ही फ्यूजन खत्म हो गई, वापस से कौन सी अवस्था, जाइगोट बनते ही कौन सी अवस्था स्टार्ट हो गई, स्पोरोफाइट अवस्था, क्योंकि ये हमेशा क्या होती है डिप्लॉइड होती है, और ये हमेशा क्या होती है हेप्लॉइड होती है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया आपको। तो ये इस तरह से जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट जब बनाएगा वो एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो जो है डिप्लॉइड होता है, और यहाँ पे क्या होता है एंडोस्पर्म होता है। अब एम्ब्रियो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता रहेगा, और ये जो ओव्यूल था ये किस में बदल गया, सीड में बदल गया, ठीक है। ये तो क्या बन गया, सीड बना लेगा। और ये जो ओवेरी है ये किस में बदल जाएगी, फ्रूट में बदल जाएगी, यानी कि ये फल बना लेगी। अब ओव्यूल, ठीक है, ये सीड बन गया, ये फल बन गया। फल बन गया, फल अगर खाने वाले हैं, एडिबल हैं, तो लोग खाएंगे, और बीजों को फेंक देंगे, तो बीज वापस से उसी अवस्था में आ जाएगा, यानी कि वापस से बीज ज़मीन में डालेंगे, या गिर जाएगा, या कोई जीव जंतु उसको ले जाएगा, खाएगा, तो वो वापस से उगेगा, प्लांट बनेगा वापस। ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस तरह से गेमेटोफाइट अवस्था और स्पोरोफाइट अवस्था जो है एक दूसरे के अल्टरनेट चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। अब ये क्यों आती है, क्योंकि अपन क्या देखते हैं, जैसे अगर एक मनुष्य की बात करें, मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम जो हैं ये अब अगली संतति में भी 46 क्रोमोसोम ही बने रहे। तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं कि उसके अंदर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, यानी कि आधी रहने का मतलब क्या है, 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम के समान ही दूसरे और क्रोमोसोम होते हैं 23, तो वो मिलजुल कर 46 क्रोमोसोम बनाते हैं, यानी कि जोड़े क्रोमोसोम भी क्या रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी होती है। तो इसी तरह अब देखेंगे कि जैसे यहाँ पे जो पोलन है, यहाँ पे पोलन है, ये हेप्लॉइड है। अब ये हेप्लॉइड है, ये भी एक सेल भी हेप्लॉइड है। ये क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड बनाएंगे। डिप्लॉइड बनाकर वापस से उस संतति के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है उसको उतने ही रखेंगे। इसलिए इसके अंदर गेमेटोफाइट अवस्था और स्पोरोफाइट अवस्था जो है अल्टरनेट चलती रहती है, ठीक है। तो ये एक प्लांट की लाइफ साइकिल है। इस तरह से अपन ये इसको पीडी एकांतरण भी बोल सकते हैं, कि जैसे पहले स्पोरोफाइट अवस्था है, फिर गेमेटोफाइट, फिर वापस स्पोरोफाइट, फिर गेमेटोफाइट। तो इस तरह से इसको पीडी एकांतरण, इसको ये इसका लाइफ साइकिल कह सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। क्लासेस अच्छी लगी तो इसी तरह की हमारी सीरीज